नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के टारगेट एमपीपीएससी 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक वर्ष की तमाम घटनाओं पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपकी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में आता है तो उस परीक्षा में आए हुए प्रश्न को आप ठीक तरीके से हल कर सके और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। इसीलिए इस सीरीज की हमने शुरुआत की है जो करंट अफेयर से संबंधित है। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले तथ्य पर या पहली खबर पर बात करते हैं। आपकी पहली खबर क्या है? हाल ही में भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको हम नमो भारत के नाम से भी जानते हैं, उसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? उसका उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में। क्या है ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है और वंदे भारत के नाम की तर्ज पर ही इसका नाम नमो भारत रखा गया है। प्रथम चरण में यह रेल जो है वो 17 किलोमीटर लंबी होगी, जो गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच संचालित की जाएगी। प्रथम चरण में 5 स्टेशन होंगे इसके अंतर्गत। पहला स्टेशन कौन सा होगा? पहला साहिबाबाद होगा और जो 5वां स्टेशन होगा वो होगा दोहाई डिपो। इसके अलावा इसके बीच में गाजियाबाद, गुलधर और दोहाई भी जो स्टेशन है वो भी पड़ेंगे। इसके बारे में कुछ और तथ्यों की जानकारी हासिल करते हैं ताकि इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को आप हल कर सकें। इसके अगले चरण में, यानी जो अगला चरण होगा, जो पहला 17 किलोमीटर का चरण है वो पूरा हो चुका है। अगले चरण में दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर लंबे रूट पर ट्रेन ये चलाई जाएगी और इस चरण को पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला को रखा गया था। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा संचालित किया जाएगा। एनसीआरटीसी के द्वारा क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको आरआरटीएस के नाम से भी जाना जाता है, से संबंधित ट्रेनों को क्या नाम दिया गया है? इससे संबंधित ट्रेनों को नाम दिया गया है रैपिड एक्स। तो रैपिड एक्स के नाम से इनको जाना जाएगा सामान्य तौर से। अगली खबर पर लौटते हैं। अगली खबर जो है हमारी वो एक महत्वपूर्ण तथ्य से जुड़ी हुई है। क्या है? हाल ही में किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो कौन से केंद्र का शुभारंभ किया गया है? प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया है हाल ही में। कहां पर किया गया है? महाराष्ट्र में। आप जानते हैं कि प्रमोद महाजन एक महत्वपूर्ण नेता थे जो महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। कहां पर इनको स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में इन 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र को शुरू किया गया है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना और महाराष्ट्र के ग्रामीण युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करना। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक और लक्ष्य इसका जो महत्वपूर्ण है वो है कौशल योजनाओं द्वारा गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को लाभ प्रदान करना ताकि उनकी आजीविका के बेहतर अवसरों को डेवलप किया जाए, उनका विकास किया जा सके। कौशल्य विकास केंद्र निर्माण सेक्टर, कौशल्य विकास केंद्र जो होंगे वो निर्माण सेक्टर यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर और आधुनिक तकनीक के माध्यम से खेती के बारे में कौशल से संबंधित चीजों को सिखाएंगे और साथ ही ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा सामान्य तौर से। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर एक महत्वपूर्ण तथ्य से जुड़ी हुई है। क्या है? किस मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया है? तो पीएम गति शक्ति एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी शुरुआत एक मास्टर प्लान के रूप में 13 अक्टूबर 2021 को की गई थी और हाल ही में इसका सार संग्रह केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। पीएम गति शक्ति योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसको जारी किया गया है, यानी वर्ष 2023 में इसको जारी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? पीएम गति शक्ति का विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा प्रदान करना। आप जानते हैं कि भारत के विकास को अगर चौतरफा करना है तो उसके लिए जरूरी है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पूरी तेजी से होना चाहिए, पूरे विस्तार से होना चाहिए और उसकी गति बेहतर होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम गति शक्ति की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को की गई थी। इस सार संग्रह में पीएम गति शक्ति को अपनाने और इसके लाभों के संबंध में 8 अनुकरणीय उपयोग के मामलों एग्जेम्पलरी यूज केसेस पर प्रकाश डाला गया है। पिछले 2 वर्षों में पीएम गति शक्ति 7000 किलोमीटर से अधिक दूरी के एक्सप्रेस वे
की योजना बनाने की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है केंद्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ कब किया गया? 16 अक्टूबर 2023 को ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया? विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किया गया। थिंक टैंक OMI फाउंडेशन की नीति और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा विकसित यह डैशबोर्ड एक निशुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म है और डैशबोर्ड लोगों को चार्जिंग स्टेशनों के स्थान और गंतव्य तक पहुंचाने से पहले चार्जिंग स्थान बुक करने में सक्षम बनाएगा, ताकि भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है उससे संबंधित जो लॉजिस्टिक है उनकी पूर्ति की जा सके। अगला खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए एक नए मानकीकृत प्रोटोकॉल की शुरुआत कब की है? कब की गई है इसकी शुरुआत? 10 अक्टूबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत हुई है? बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है? महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा की गई है। ये आंगनबाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम है, जिसमें रेफरल यानी जब किसी डॉक्टर को किसी मरीज को रेफर किया जाता है तो उससे संबंधित एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए या उससे संबंधित जो सेवाएं प्रदान करनी होती हैं उसको सामान्य तौर से हम रेफरल के रूप में संबोधित करते हैं। तो जिसमें रेफरल, पोषण प्रबंधन और अनुवर्ती यानी उसके बाद की देखभाल पर ध्यान देना शामिल है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 कब जारी की गई? ये रिच लिस्ट जारी की गई 10 अक्टूबर 2023 को और भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की 12वीं वार्षिक रिपोर्ट है। वार्षिक रैंकिंग को ये प्रदर्शित करती है। वर्ष 2023 में जारी 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। उनकी कुल संपत्ति 8.08 लाख करोड़ रुपए है। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में शीर्ष 5 स्थित स्थान किसे प्राप्त हुए हैं? नंबर 1 पर जैसे अभी आपको बताया गया था मुकेश अंबानी है, दूसरे नंबर पर गौतम अडानी, तीसरे नंबर पर साइरस पूनावाला, चौथे नंबर पर शिव नादर और 5वें नंबर पर गोपीचंद हिंदुजा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की अगली खबर पर बात करते हैं। महत्वपूर्ण खबर है और आपके एग्जामिनेशन में इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। क्या खबर है? वैश्विक भूख सूचकांक 2023 कब जारी किया गया? इसका सही उत्तर है 12 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया। आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के बेल्थुंगर हिल्पे गैर सरकारी संगठन द्वारा इसको जारी किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसके द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है, जो भारत में भुखमरी से संबंधित एक महत्वपूर्ण चिंता को अभिव्यक्त करता है। साल 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? साल 2022 में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ था और भारत के पड़ोसी देशों की इस सूचकांक में बेहतर स्थिति सामान्य तौर से दिखाई देती है। जैसे पाकिस्तान 102वें नंबर पर है, बांग्लादेश 81वें नंबर पर है, नेपाल 69वें नंबर पर है और श्रीलंका 60वें नंबर पर है। यानी दक्षिण एशियाई देशों ने सामान्य तौर से भारत की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन इसके अंतर्गत किया है। अगले खबर में एक और सूचकांक है और आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या सूचकांक है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग 40वीं रही है। किसके द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है? इसको जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। और वर्ष 2023 में भारत ने 132 देशों की रैंकिंग जो जारी हुई है उसमें 40वां स्थान हासिल किया है। पिछले वर्ष भी भारत इसमें 40वें स्थान पर ही था। वर्ष 2023 का सूचकांक इस वर्ष विश्व भर की 132 अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे नवीन अर्थव्यवस्थाओं यानी जो सबसे ज्यादा नवाचारी अर्थव्यवस्था है उनको भी रैंकिंग प्रदान करता है। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष 100 नवाचार समूहों की पहचान भी करता है। वर्ष 2023 में स्विट्जरलैंड सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था है यानी जहां पर सबसे ज्यादा इनोवेशन हुए हैं। इसके बाद स्वीडन
संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर का स्थान आता है। तो सिंगापुर ने पहली बार शीर्ष 5 में स्थान सामान्य तौर से इस लिस्ट में बनाया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 2 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिए जाने के बाद भारतीय नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? इसका सही उत्तर है कि भारतीय नवरत्न कंपनियों की जो संख्या है वो 16 हो गई है। इसके बारे में कुछ और तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। क्या है वो? 12 अक्टूबर 2023 को वित्त मंत्रालय ने रेलवे से जुड़ी 2 कंपनियों जिनका नाम है राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। अब भारतीय नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो गई है। रेल मंत्रालय के तहत इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसको सामान्य तौर से इरकॉन के नाम से जाना जाता है, और राइट्स लिमिटेड को क्रमशः 15वें और 16वें नवरत्न के रूप में घोषित किया गया है। दोनों कंपनियां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की ही कंपनियां हैं, उसी में शामिल है। इसरो द्वारा गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च कब किया गया? आपको तारीख बतानी है, तो तारीख कब की गई है? तब की है 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। श्री हरिकोटा परीक्षण रेंज से गगनयान मिशन की व्हीकल टेस्ट फ्लाइट, जिसको TVD-1 के नाम से भी जाना जाता है, इसका पहला परीक्षण किया गया। गगनयान मिशन के लिए टेस्ट उड़ान TVD-1 को अंतरिक्ष में भेजने के बाद पुनः इसे सफलतापूर्वक बंगाल की खाड़ी में उतार लिया गया। भारतीय नौसेना ने गगनयान मिशन के क्रू एस्केप मॉड्यूल को फिर से प्राप्त कर लिया है और गगनयान मिशन का जो लक्ष्य है वो मनुष्यों को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा में अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। यानी 3 दिनों की यात्रा पृथ्वी की निचली कक्षा, जो सामान्य तौर से 400 किलोमीटर के आसपास होगी, वहां पर उनको भेजना और पुनः उनको वापस लाना है गगनयान मिशन का लक्ष्य। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है, 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए प्रोजेक्ट 15B के स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत का नाम क्या है? इस युद्धपोत का नाम है इंफाल। प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट 15B। इसका स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी यार्ड 12706 इंफाल का तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर सौंपा है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइलों से लैस है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर आपकी क्या है? वो है 2 अक्टूबर 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंजूरी दी गई मलेरिया की दूसरी वैक्सीन का क्या नाम है? तो मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को, जिसको हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंजूरी दी गई है, कब दी गई है? 2 अक्टूबर 2023 को दी गई है। क्या नाम है उसका मलेरिया की वैक्सीन का? R21 या मैट्रिक्स M, इस नाम से इसको जाना जाता है। किसके द्वारा ये तैयार की गई है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा इसको विकसित किया गया है, जो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है। इससे पूर्व WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2021 में RTS-SBY-AS01 नामक टीके को भी स्वीकृति प्रदान की थी। जो वर्तमान वैक्सीन को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका नाम है R21 या मैट्रिक्स M वैक्सीन, इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है और साथ ही इस वैक्सीन को पहले भी बुर्किना फासो, घाना और नाइजीरिया में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई थी। तीनों ही वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र में पड़ने वाली देश हैं। मलेरिया एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती है और वर्ष 2021 में विश्व की लगभग आधी आबादी पर इस रोग का सामान्य तौर से खतरा जोखिम को अभिव्यक्त किया गया था अपनी रिपोर्ट में WHO द्वारा। 12 अक्टूबर 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के पशु का संरक्षण करने के लिए नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? तो कौन सी परियोजना है? नीलगिरी तहर परियोजना है। और आपको बताना है कि इस परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? इस योजना की शुरुआत की है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। कब की गई है? 12 अक्टूबर 2023 को। स्थानीय रूप से इस प्रजाति को किस नाम से जाना जाता है? वराई आदू के नाम से जाना जाता है और ये बहुत चर्चित है। पश्चिमी घाट की एक लुप्त प्राय प्रजाति है। नीलगिरी तहर
खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के दौरान गुरुत्वाकर्षण को मात देने के अपने कौशल के लिए भी सामान्य तौर से जानी जाती है और इन बकरियों को माउंटेन मोनार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये जो परियोजना की शुरुआत की है, इसका उद्देश्य है पारिस्थितिकी के प्रति बेहतर समझ विकसित करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना और नीलगिरी तहर को उसके ऐतिहासिक जो पर्यावास है, जो उसके निवास स्थान है, वहां पर उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है। नीलगिरी तहर का उल्लेख हमें संगम साहित्य में भी पता चलता है। संगम साहित्य क्या है? संगम तमिल साहित्य में साहित्य है जिससे हमें दक्षिण भारतीय इतिहास के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है और सामान्य तौर से संगम काल से ही दक्षिण भारत के ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ कब किया गया? तो पहली हाइड्रोजन ईंधन बस का शुभारंभ 25 सितंबर 2023 को किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस को हरी झंडी दिखाई। ये 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए भारत के लक्ष्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। आप जानते हैं भारत अपने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को वर्ष 2070 तक प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए जरूरी है कि वो ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से ही इस लक्ष्य को हासिल कर पाए और इसीलिए हम ऐसे स्रोतों को अपना रहे हैं, हम ऐसे परिवहन स्रोतों को अपना रहे हैं, परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो स्वच्छ ईंधन पर आधारित हो और उसमें हाइड्रोजन ईंधन विशेष रूप से मददगार साबित हो सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप हाइड्रोजन ईंधन बस को देख सकते हैं। इंडियन ऑयल ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली 15 बसों के परिचालन परीक्षण की शुरुआत करने की पहल की है और ईंधन सेल होती है वो बस को बिजली देने के लिए, बिजली उत्पन्न करने हेतु हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है और बस से निकलने वाला एकमात्र अपशिष्ट क्या है? पानी है। और पानी अगर एकमात्र अपशिष्ट है तो आप जानते हैं कि इससे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर को देखते हैं। भारतीय मूल की वह राजनयिक कौन है जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? क्या नाम है उनका? कमला शिरीन लखदीर इनका नाम है। इनकी नियुक्ति कब हुई है? 22 अक्टूबर 2023 को इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक लखदीर हाल ही में राज्य विभाग की एक कार्यकारी सचिव थी। उन्होंने 30 वर्षों तक विदेश विभाग में सेवा की है और इससे पहले लखदीर 2009 से 2011 तक उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में अमेरिकी महावाणिज्य दूत और 2017 से 2021 तक मलेशिया में राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। अगली खबर क्या है? 30 सितंबर 2023 को सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो कौन से महानिदेशक हैं? कौन से नंबर के? 28वें महानिदेशक हैं। किसके हैं? सीमा सड़क संगठन के हैं और कार्यकाल 30 सितंबर 2023 को इनकी शुरुआत हुई है। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने किसका स्थान लिया है? राजीव चौधरी का स्थान लिया है। उनके शानदार सेवा रिकॉर्ड में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम रहे हैं और इन सैन्य अभियानों में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। अगली खबर क्या है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 नामक सूची में चयनित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव धोरडो किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में एक सूची जारी की गई है जिसका नाम है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023। किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी की गई है और इसमें भारत का एक गांव शामिल हुआ है जिसका नाम है धोरडो। ये किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है, तो ये गुजरात में स्थित है। अभी आपको सामान्य तथ्य इसके बारे में बता दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कब जारी की गई? इससे संबंधित सूची 19 अक्टूबर 2023 को और इस सूची में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोरडो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया है। 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है। और जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय कहां पर है? मैड्रिड में है, जो स्पेन की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री को 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो सही उत्तर है वो है वहीदा रहमान। 17 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2000 में वर्ष 2021 के विजेताओं को पुरस्कृत किया है और वर्ष 1972 में वहीदा रहमान को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2011 में वहीदा रहमान को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही वहीदा रहमान 1965 में आई फिल्म गाइड के लिए और साथ ही 1968 में फिल्म आई नीलकमल के लिए उनको अपने अभिनय के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में अगर आप सामान्य तथ्यों को जानना चाहते हैं तो वो इस प्रकार से है कि इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में 1969 में हुई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में इसे प्रस्तुत किया जाता है, इसे प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक स्वर्ण कमल प्रदान किया जाता है, 10 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाता है और साथ ही एक प्रमाण पत्र, रेशम की एक पट्टिका और एक शॉल भी इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है। अगर हम 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी को घोषित किया गया है। वही संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के रूप में RRR को पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी फिल्म के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को प्रदान किया गया है और वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2 अभिनेत्रियों को प्रदान किया गया है, गंगू काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को और मिमी के लिए कृति सेनन को। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिमी के लिए पंकज त्रिपाठी को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल्स के लिए और वहीं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का जो पुरस्कार है वो भाविन रबारी को दिया गया है छेल्लो शो के लिए। विशेष जूरी पुरस्कार शेरशाह फिल्म को प्रदान किया गया है। ये कुछ सामान्य तथ्य थे 69वें फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है, हाल ही में किसे सखारोव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है जीना महसा अमानी। आप जानते हैं कि 18 अक्टूबर 2023 को जीना महसा अमानी और ईरानी महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यूरोपीय संसद द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और ये 13 दिसंबर 2023 को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। महसा अमीनी कौन थी? 22 वर्ष की महिला थी महसा अमीनी। 16 सितंबर 2022 को ईरान की धार्मिक पुलिस की हिरासत में इनकी मृत्यु हो गई थी और उनका अपराध ये था कि उन्होंने ईरानी इस्लामी गणतंत्र के ड्रेस कोड का सामान्य तौर से उल्लंघन करते हुए पाया गया था। उनकी असामयिक मृत्यु ने महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वैश्विक ध्यान और समर्थन को प्रेरित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है? अगली खबर है, हाल ही में किस लेखिका को 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है तमिल लेखिका शिव शंकरी को इसके लिए प्रदान किया गया है। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनके संस्मरण सूर्य वामसम के लिए 2022 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम सरस्वती सम्मान के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में कुछ सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसे दिया जाता है। एक साहित्यिक पुरस्कार है और प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को यह प्रदान किया जाता है। भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो इसी में दर्ज इन 22 भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए यह पुरस्कार सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनके 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था और इसके अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है, एक पट्टिका प्रदान की जाती है और 15 लाख रुपए का पुरस्कार सरस्वती सम्मान के अंतर्गत दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किन्हें संयुक्त रूप से वर्ष 2023 का
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो भौतिकी का इस बार का वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है पियरे एगस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुलियर को प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है? पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स तैयार करने के तरीके खोजने के लिए इन वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। एटोसेकंड का क्या मतलब होता है? एटोसेकंड का मतलब है 10 की पावर -18 सेकंड के बराबर एटोसेकंड होता है, यानी एक क्विंटिलियल इसको माना जाता है कि एक सेकंड का बहुत ही छोटा हिस्सा ये होता है, जिसको आप 10 टू द पावर -18 सेकंड के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम इस बार के नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो वो कई कैटेगरी में आप जानते हैं प्रदान किए जाते हैं। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में जो नोबेल पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया है वो प्रदान किया गया है कैटलिन कारिको और डू विजमैन को प्रदान किया गया है। और साथ ही भौतिकी के नोबेल पुरस्कारों की अभी हमने चर्चा की। रसायन में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो मोंगी जी बावेल्डी को, लुई ई बूस और एलेक्सी आई एकीमो को प्रदान किया गया है। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो नॉर्वे के जॉन फोसे को प्रदान किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें शांति के नोबेल पुरस्कार की तो इस बार का शांति का जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है, जो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए उनके संघर्ष हेतु उन्हें प्रदान किया गया है। साथ ही वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लॉडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया है। क्लॉडिया गोल्डिन ने श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने हेतु शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और इसी के लिए उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में कौन से क्रिकेट खिलाड़ी वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो वनडे क्रिकेट में 2000 रन सबसे तेज बनाने वाले बल्लेबाज भारत के शुभमन गिल बने हैं और उन्होंने हाशिम आमला का रिकॉर्ड, जो क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न 19वें एशियाई खेल 2022 में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या कितनी है? तो भारत ने 19वें एशियाई खेल 2022 में कुल 107 पदक जीते हैं और 19वें एशियाई खेल 2022 8 अक्टूबर 2023 को चीन के हांगझोउ में संपन्न हुए हैं। और इनकी शुरुआत कब हुई थी? इनकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2023 को इनकी शुरुआत हुई थी। उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन संयुक्त रूप से शामिल हुए, जबकि जो समापन समारोह हुआ उसमें पीआर श्रीजेश ने ध्वजवाहक के रूप में हिस्सा लिया। भारत 19वें एशियाई खेलों में कुल 107 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा और भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते। अगर हम हांगझोउ की एशियाई खेलों में अंतिम पदक तालिका को देखें तो उसमें सबसे ज्यादा पदक पहले नंबर पर चीन ने जीते, दूसरे नंबर पर जापान, तीसरे पर दक्षिण कोरिया, चौथे पर भारत और पांचवें पर उज्बेकिस्तान रहा है। जो 20वां एशियाई खेल 2026 होंगे वो जापान के आईची में आयोजित किए जाएंगे, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपकी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा इजराइल से अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी? तो किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी? ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई थी। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यह किसी प्रकार का कोई बचाव अभियान नहीं था, बल्कि इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष छिड़ा गजा में, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी नागरिक वापस आना चाहते थे उन नागरिकों को वापस लाया गया ऑपरेशन अजय के नाम से। तो इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच जारी युद्ध को देखते हुए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई थी और इसमें भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है केरल के कोच्चि में किया गया। आयोजन कब किया गया? 10 से 13 अक्टूबर 2023 को किया गया। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा इसका आयोजन हुआ। इसकी मेजबानी ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या है? आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की कृषि खाद्य प्रणालियों को टिकाऊ उद्यमों में बदलने के बारे में एक वैज्ञानिक चर्चा करना, एक साइंटिफिक डिस्कशन को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में 9वें संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, जिसको हम P20 शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं, उसका आयोजन कहां पर किया गया? आयोजन हुआ इसका नई दिल्ली में। आप जानते हैं कि सितंबर 2023 में भारत में
G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ नई दिल्ली में। तो उसी के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि भारत में नई दिल्ली में 9वें संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ। उद्घाटन कहां पर हुआ? नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वें P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत की संसद द्वारा की गई और इस कार्यक्रम में G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों की संसदों के अध्यक्षों ने भाग लिया। अगली खबर है 1 अक्टूबर 2023 को देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हमारे देश के हैदराबाद में किया गया, जो कि हेल्थवे नाम से जाना जाता है। हेल्थवे नामक यह इनोवेटिव ट्रैक विश्व स्तर पर अपनी तरह का दूसरा ट्रैक है और पहला ट्रैक कहां पर है? साउथ कोरिया में स्थित है पहला ट्रैक। आगे बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर 2023 को भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर जो भारत के बाहर स्थित है, उसका उद्घाटन अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 2023 को हुआ था। इस हिंदू मंदिर को भारत में न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले टाउनशिप में बनाया गया था। इसका नाम स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, जिसका उद्घाटन आध्यात्मिक प्रमुख महंत स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में किया गया। भारत के बाहर निर्मित यह दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है और भारत के बाहर निर्मित यह स्मारकीय मंदिर कंबोडिया में राजसी अंगकोर वाट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि हाल ही में यूएई में भी एक बहुत बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है और उसके बारे में भी सामान्य तथ्यों को आपको जानना होगा। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो आपको बताना है 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है। सामान्य तौर से इस जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन सामान्य तौर से गोवा में किया जाता है। तो इसी फिल्म महोत्सव में भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को एक शानदार ट्रिब्यूट देते हुए भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक विशेष सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और साथ ही इस बार की एक खास पहल ये रही कि पहली बार एक सिने मेला भी यहां पर आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस, हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं, माइकल डगलस के नाम की भी इसके अंतर्गत घोषणा की। अगली खबर है, हाल ही में वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन ने जारी की है? तो इसका वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा और भारत के प्रयासों के परिणाम स्वरूप साल 2022 में 2015 के मुकाबले टीबी के मामलों में 16% की कमी आई है सामान्य तौर से, जो कि वैश्विक टीबी के मामलों में गिरावट की गति रही है वो 8.7% की रही है और भारत में 16% की। तो इस प्रकार से भारत में वैश्विक टीबी के मामलों में जो गिरावट आई है वो वैश्विक गति के मुकाबले लगभग दोगुनी रही है। इस अवधि के दौरान भारत सहित वैश्विक स्तर पर टीबी से मृत्यु दर में 18% की कमी दर्ज की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी मृत्यु दर को साल 2021 के 4.94 लाख से घटाकर 2022 में 3.31 लाख कर दिया। यह एक साल की अवधि में 34% से अधिक की कमी को प्रदर्शित करता है। अगली खबर है, 21 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 19वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच, अमेरिका की सेनाओं के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास है? वज्र प्रहार। इसका 19वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? उमरोई, मेघालय में आयोजित हुआ। उद्देश्य क्या है? संयुक्त कार्यक्रम योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और उत्कृष्ट अनुभवों को सामान्य तौर से साझा करना। इस युद्धाभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन वर्ष 2010 में भारत में किया गया था। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष शस्त्र बल अभ्यास का 13वां संस्करण बकलोह, हिमाचल प्रदेश के विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था। इसके बारे में सामान्य तथ्य है। हाल ही में किस मंत्रालय ने जिनेवा में WHO के साथ परियोजना सहयोगात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? आयुष मंत्रालय द्वारा
ये हस्ताक्षर किए गए हैं। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक और पूरक सप्लीमेंट्री चिकित्सा प्रणालियों का मानकीकरण करना, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना, साथ ही उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों से जोड़ना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें प्रसारित करना ताकि उनकी प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही इस सहयोग समझौते के माध्यम से जो पारंपरिक और सप्लीमेंट्री चिकित्सा प्रणालियां हैं, पूरक चिकित्सा प्रणालियां हैं, मेडिसिनल मेथड्स हैं, उनसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली की मुख्य धारा से जोड़ना, उन्हें सभी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास इसके अंतर्गत सामान्य तौर से किया जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 की संगठन ने जारी की है। इसका सही उत्तर है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 और 22 में भारत चीन को पछाड़कर OECD में देशों में प्रवास का प्राथमिक स्रोत बन गया है। OECD संगठन में 38 देश हैं और इसमें अधिकतर पश्चिमी यूरोप के देश हैं, हालांकि इसमें मैक्सिको जैसे देश भी स्थित हैं। कुछ विकासशील देश भी संगठन के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों वर्षों में, चाहे 2021 की बात हो चाहे 2022 की बात हो, लगभग 41 लाख यानी 0.41 मिलियन नए प्रवासियों के साथ भारत लगातार सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पर 2 लाख नए प्रवासियों के साथ OECD देशों में जो प्रवास हुआ है उसमें दूसरे स्थान पर 2 लाख प्रवासियों के साथ रोमानिया रहा है, जो कि एक यूरोपीय देश है, पूर्व यूरोपीय देश है। सभी शीर्ष 4 गंतव्य देशों, तो 4 गंतव्य देश में देश जहां पर सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन। वहां पर वर्ष दर वर्ष 21% से 35% के बीच बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में वृद्धि दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर है, हाल ही में उद्घाटित खुलना मोंगला बंदरगाह रेलवे लाइन परियोजना किस देश के साथ भारत की सीम की विकास परियोजना है? तो इसका सही उत्तर क्या है? बांग्लादेश। 1 नवंबर 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 संयुक्त विकास परियोजनाओं को उद्घाटन किया और इन 3 संयुक्त विकास परियोजनाओं में अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकंड शामिल है। अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बांग्लादेश को प्रदान इसके अंतर्गत की गई है। हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के संबंध में किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के अंतर्गत जापान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 25 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को मंजूरी प्रदान की। दोनों देशों ने जुलाई 2023 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व की पहचान करते हुए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में संवर्धन करना। यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 5 साल की अवधि तक लागू रहेगा। हाल ही में किस देश ने कैलेक्सिक कोका नामक वैक्सीन को विकसित किया है? इस वैक्सीन को विकसित किया है ब्राजील के द्वारा। क्या उद्देश्य है? शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करके कोकीन के प्रभाव को रोकना इसका उद्देश्य है, यानी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ये ट्रिगर करेगी और शरीर में कोकीन के प्रभाव को निगेट करेगी। आप जानते हैं कि इस दक्षिण अमेरिकी देश में कोकीन से प्रभावित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसको ही प्रतिसंतुलित करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए एक वैक्सीन को डेवलप किया गया है जिसका नाम है कैलेक्सिक कोका। 9 नवंबर 2023 को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? सिडबी के साथ किए हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है स्वयं सहायता समूहों के अनुभवी सदस्यों के बीच महिला नीति उद्यमों एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए एक रूपांतरकारी पहल का निर्माण करना। इस सहयोग का प्राथमिक फोकस उन जमीनी कार्यकलापों को प्रदर्शित करना है जो महिला उद्यमियों की क्षमता वृद्धि के लिए एक विश्वसनीय और संवेदनशील समर्थन संरचना स्थापित करता है। अगली खबर है, 5 नवंबर 2023 को संपन्न हुए भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इसका नाम है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023। पिछला संस्करण नवंबर 2022 में आयोजित हुआ था। कहां पर आयोजित हुआ था?
मलेशिया के क्लुआंग में पड़ने वाले पुलाई में आयोजित हुआ था। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 में दोनों पक्षों के लगभग 120 जवान इसके अंतर्गत शामिल हुए और भारतीय दल का जो प्रतिनिधित्व है वो राजपूत रेजिमेंट के द्वारा इसके अंतर्गत किया गया। राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उद्देश्य क्या है? भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 24 अक्टूबर 2023 को भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहां पर किया? भारत का पहला नौसैनिक अभ्यास जो यूरोपीय संघ और के साथ किया गया वो गिनी की खाड़ी में किया गया और इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना को आईएनएस सुमेधा, एक अपतटीय गश्ती जहाज, गिनी की खाड़ी में 3 यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के जहाजों के साथ शामिल होना था और भारत इन्हीं के साथ शामिल हुआ। इसमें इटली के नौसेना जहाज ITS फोस्करी, फ्रांस के नौसेना जहाज FS वेंटोसे और स्पेन के नौसेना जहाज टोर्नेडो शामिल हुए। आर्गोलैंड किससे संबंधित है? आज की हमारी महत्वपूर्ण खबर है आर्गोलैंड से संबंधित। किससे संबंधित है? एक प्राचीन महाद्वीप से संबंधित है। हाल ही में नीदरलैंड के यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने एक विशाल महाद्वीप जिसका नाम है आर्गोलैंड उसकी खोज की है। 155 मिलियन वर्ष पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से यह अलग हो गया था और वैज्ञानिकों के अनुसार 3106 मील का यह विस्तार जो कभी सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का अभिन्न अंग हुआ करता था, इंडोनेशिया और म्यांमार के जंगलों के नीचे का जो स्थान है वहां पर टुकड़ों में टूट गया था। आर्गोलैंड अब समुद्री घाटियों से अलग एक द्वीप समूह के रूप में फैला हुआ है जिसमें कई दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों के निर्माण में योगदान हुआ है। यानी कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अंतर्गत पड़ने वाले कई द्वीपों का इसी से निर्माण हुआ है। निम्नलिखित फुटबॉल खिलाड़ियों में से किसने अक्टूबर 2023 में अपना 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार जीता? लियोनेल मेस्सी ने यह पुरस्कार जीता है। इससे पहले वो 2009, 2010, 11, 12, 2015, 2019 और 2021 में भी इस पुरस्कार को पहले जीत चुके हैं। हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को वर्ष 2023 के ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस श्रेणी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? वैश्विक सांस्कृतिक समझ के अंतर्गत यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। नंदिनी को यह अवार्ड उनकी पुस्तक कॉर्टिक इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए प्रदान किया गया है। इस पुस्तक में मुगल दरबारों में इंग्लैंड के पहले राजनयिक मिशन के माध्यम से ब्रिटेन और भारत के संबंधों की घटनाओं का वर्णन किया गया है। अगर हम इस पुरस्कार की बात करें जिसका नाम है ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज, तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2013 में और वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए गैर काल्पनिक साहित्य के असाधारण कार्यों के लिए इसको प्रदान किया जाता है। इसके तहत 25,000 ब्रिटिश पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया है। कहां पर यह आयोजित हुए थे? आयोजित हुए थे चीन के हांगझू में। कब आयोजित हुए थे? 22 से 28 अक्टूबर 2023 के दौरान। भारत ने कुल कितने पदक यहां पर जीते? कुल 111 पदकों के साथ पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर रहा। भारत के जो पैरा एथलीट हैं उन्होंने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीते। एशियाई पैरा खेलों में चीन 214 स्वर्ण, 167 रजत और 140 कांस्य पदकों के साथ 521 कुल पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर ईरान रहा जिसने 131 पदक जीते और तीसरे स्थान पर जापान रहा जिसने 150 पदक जीते। क्योंकि ईरान ने स्वर्ण पदक ज्यादा जीते थे इसलिए वो दूसरे स्थान पर रहा। अगर हम यहाँ पर पदक तालिका देखें तो इस प्रकार देख सकते हैं कि वैसे तो पदकों की संख्या में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर जापान ने जीते, लेकिन यहाँ पर ईरान स्वर्ण पदक ज्यादा जीत चुका था इसलिए वो दूसरे स्थान पर रहा जापान के मुकाबले और भारत को इसमें 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव किसके द्वारा? आदि महोत्सव जिसको हम राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव के नाम से जानते हैं, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड। किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है।
आयोजन किसके द्वारा किया गया? आयोजन का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 25 अक्टूबर को किया था। इस आयोजन में कुल 100 से अधिक स्टॉलों के माध्यम से भारत की जनजातीय संस्कृति, शिल्प कौशल, खाना पकाने की कला और आर्थिक प्रयासों के विभिन्न स्वरूप प्रदर्शित किए गए। इस आदि महोत्सव में हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषणों के अन्य आकर्षणों के अलावा आदिवासियों द्वारा उगाए गए मोटा अनाज का भी प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा महोत्सव में जैविक और शिल्प वस्तुओं की विशेषता वाले 74 स्टॉल और जनजातीय भोजन को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न व्यंजनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 स्टॉल स्थापित किए गए थे, जिसमें डांगी व्यंजन एक प्रमुख पाक आकर्षण के रूप में पेश किया गया था। कौन सा व्यंजन? डांगी व्यंजन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की छठी असेंबली कहाँ आयोजित की गई? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो छठी असेंबली है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई और आयोजन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया। इसकी अध्यक्षता भारत के विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा की गई और साथ ही इसमें 20 देशों के मंत्रियों और 116 सदस्य तथा हस्ताक्षरकर्ता देशों के प्रतिनिधि इसके अंतर्गत शामिल हुए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की छठी असेंबली ने परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप वित्त पोषण को 10% से बढ़ाकर के कितना प्रतिशत कर दिया है? 10% से बढ़ाकर के इसको कर दिया गया है 35%। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है और साथ ही इसमें प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होता है। यह निकाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वित कार्रवाई यानी कोऑर्डिनेटेड एक्शन से संबंधित निर्णय सामान्य तौर से लेता है। अगली खबर है 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम कहां आयोजित किया गया? 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम कहां आयोजित हुआ? देहरादून में आयोजित हुआ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है, वहां पर यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के हिस्से के एक रूप में कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो कार्यक्रम का नाम क्या था? कंट्री लेड इनिशिएटिव इसका नाम था। इस बैठक में 40 से अधिक देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधियों व्यक्तिगत या ऑनलाइन रूप से उन्होंने भाग लिया। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य रहा है। तो ये कुछ खबरें थी जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में आपके लिए विशेष रूप से महत्व रखती हैं और पूरी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और आप उन प्रश्नों को सही करने में सक्षम भी होंगे। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।